नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। आज मैं आपके लिए हिंदी साहित्य के इतिहास के क्रम में हिंदी साहित्य की इतिहास लेखन की परंपरा का अध्यापन करते हुए आज फिर से कुछ महत्वपूर्ण इतिहास लेखकों के बारे में आपको जानकारी देने के लिए आया हूं। आप सभी का स्वागत है चंदवानी सर की क्लास यूट्यूब चैनल पर। और आज हम अपनी बात शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास, जिन्हें आचार्य श्याम सुंदर दास बीए के नाम से जाना जाता है, और साहित्य की आलोचना के क्षेत्र में श्याम सुंदर दास का योगदान हिंदी साहित्य में अविस्मरणीय माना जाता है। बाबू श्याम सुंदर दास ने हिंदी कोविद रत्नमाला की रचना की, जिसका पहला भाग 1909 में और दूसरा भाग 1914 में प्रकाशित हुआ। इसमें 80 आधुनिक लेखकों की रचनाओं और जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। तो 40 और 40 दो भागों में इस तरह से इन्होंने पहले भाग में 40 और दूसरे भाग में 40 कुल आधुनिक जो रचनाकार हैं उन रचनाकारों को इन्होंने समेटते हुए अपने हिंदी कोविद रत्नमाला में स्थान दिया है। यह ग्रंथ इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास में तीन इतिहासकारों को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उसमें एक नाम श्याम सुंदर दास हैं, एक रामनरेश त्रिपाठी हैं और एक नाम है वियोगी हरि। तो इन तीनों की रचनाओं में से इन्हें श्रेय देते हुए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ये बताया है कि उन्होंने अपने ग्रंथ में जो सामग्री इस्तेमाल की है वह इन ग्रंथों से ली गई है। आगे हम बात करते हैं मिश्र बंधु के बारे में। मिश्र बंधु, जैसा आप जानते हैं कि 3 भाई थे। तीनों भाई गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र, ये तीनों भाई, ऐसा माना जाता है कि अगर एक छंद की भी रचना करते थे तो आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श करके एक दूसरे के सहयोग से ये किसी छंद की रचना किया करते थे। इनके जो ग्रंथ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। एक ग्रंथ इनका है हिंदी नवरत्न, और उसी परंपरा में मिश्र बंधु विनोद दूसरा ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना एक अप्रतिम स्थान रखता है। मिश्र बंधु विनोद की बात करते हुए हम देखते हैं कि इन्होंने 1901 में सबसे पहले सरस्वती पत्रिका में हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का विचार प्रकट किया था, और तब से लेकर के 1913 तक इन्होंने, तीनों भाइयों ने कठोर परिश्रम करके बहुत सारे ग्रंथों की खोज करके, शोध करके, इन्होंने 1913 में सबसे पहले मिश्र बंधु विनोद के 3 भागों का प्रकाशन करवाया और चौथा भाग इन्होंने 1934 में प्रकाशित करवाया। यहाँ यह बात ध्यान रखने की है कि चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अनेक पुस्तकों में मैंने पढ़ा है कि यह 1934 के स्थान पर 1914 लिखा हुआ है, जो कि पूरी तरह से गलत है। तो आप ध्यान रखिएगा, जब भी कभी परीक्षा में पूछा जाए चौथा भाग, तो इसका उत्तर हमेशा 1934 होगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि इनका जो एक ग्रंथ है मिश्र बंधु विनोद, तो इन्होंने लिखा भी है मिश्र बंधु विनोद के नीचे हिंदी साहित्य का इतिहास अथवा कवि कीर्तन। तो कवि कीर्तन इन्होंने इस ग्रंथ को कहा है। तो कवियों का कीर्तन करते हुए इन्होंने अपने ग्रंथ में लगभग 2250 पृष्ठों में लगभग 4591 का क्रम इनके पुस्तक में कवियों का मिलता है, अंतिम क्रम जो मिलता है। लेकिन फिर भी क्योंकि जब जैसे जैसे ये शोध करते जा रहे थे, इनको कवि प्राप्त होते चले जा रहे थे। बाद में पत्र लिख करके भी बहुत सारे लोगों ने इनको सूचित किया कि ये कवि रह गए हैं, तो उन कवियों को बटे में स्थान दिया इन्होंने। और इस तरह से देखा जाए तो 5000 से ज़्यादा कवि इस ग्रंथ में शामिल हो गए हैं। मिश्र बंधु विनोद की रचना 4 भागों में श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र ने की है। ये नाम बहुत ध्यान रखने की हैं। कई बार शुकदेव के जगह पर सुखदेव नाम दे दिया जाता है, या चौथा नाम दे करके कृष्ण बिहारी मिश्र आदि नाम दे करके पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं में
कौन सा व्यक्ति शामिल नहीं है। तो आप नाम बहुत ध्यान से इनके देख लें कि श्याम बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे जिन्होंने मिश्र बंधु विनोद की रचना की है। आगे बात करते हैं। मिश्र बंधुओं के इस ग्रंथ की एक विशेषता ये है कि इस ग्रंथ में सबसे पहले व्यवस्थित रूप से काल विभाजन करने का प्रयास किया गया है और कालों के नामकरण व्यवस्थित रूप से देने के प्रयास किए गए। यद्यपि यह परंपरा ग्रियर्सन से शुरू हो जाती है, लेकिन ग्रियर्सन ने चूंकि कालों के नामकरण के और काल विभाजन के कोई स्पष्ट आधार नहीं बताए हैं, तो स्पष्ट आधारों पर यदि हम बात करें तो इन्होंने सबसे पहले काल विभाजन किया है। तो इन्होंने काल विभाजन जो किया है वो लगभग 8 कालों में इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को विभाजित किया है, वर्गीकृत किया है। तो पहला हम देखते हैं आरंभिक काल, जिसे इन्होंने 2 भागों में बांटा है, पूर्वारंभिक काल और उत्तरारंभिक काल। माध्यमिक काल में पूर्व माध्यमिक काल, प्रौढ़ माध्यमिक काल। अलंकृत काल में पूर्वालंकृत काल, उत्तरालंकृत काल, परिवर्तन काल और वर्तमान काल। ये देखने की बात यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस तरह से पूछे जाते हैं। तो एक प्रश्न ये पूछ लिया जाता है कि इन्होंने आदिकाल को क्या कहा है। तो हम बात कर सकते हैं कि आदिकाल को इन्होंने आरंभिक काल कहा है। लेकिन आरपीएससी कॉलेज लेक्चरर में यदि आप प्रश्न उठा के देखें तो वहाँ आरंभिक की जगह आरपीएससी ने प्रारंभिक को सही माना है और आरंभिक ऑप्शन में नहीं था। तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि आरंभिक के स्थान पर आपको प्रारंभिक काल भी वहाँ मिल सकता है और उत्तर उस समय फिर प्रारंभिक काल होगा। जो मध्यकाल है उसको इन्होंने माध्यमिक काल कहा है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तीसरा जो इन्होंने रीति काल कहा है, रीति काल को इन्होंने अलंकृत काल कहा है। तो यह एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। इन्होंने जो शिल्पगत विशेषता है इस काल की, रीति काल की जो शिल्पगत विशेषता है, क्योंकि इस काल में अलंकारों को बहुत विशेष महत्व मिला है, तो इन्होंने अलंकृत काल कह दिया है। और परिवर्तन काल इन्होंने कहा है उस समय को जिस समय की साहित्यिक प्रवृत्तियां कुछ अस्पष्ट थीं, उस काल को इन्होंने परिवर्तन काल कह दिया है। चौथा काल ये भी पूछ लिया, पांचवा काल जो है यह भी पूछ लिया जाता है कि इन्होंने आधुनिक काल को क्या कहा है। तो इन्होंने आधुनिक काल को सामान्य विकासवादी नाम देते हुए वर्तमान काल कह दिया है। एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि मिश्र बंधुओं ने अपने हिंदी साहित्य के इतिहास की आरंभिक सीमा कहाँ से मानी है। तो आरंभिक सीमा इन्होंने मानी है 700 विक्रमी संवत से। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 700 से लेकर के और 1000 विक्रमी संवत तक का जो समय है वह हिंदी साहित्य के कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि वह अपभ्रंश का काल है। तो इस दृष्टिकोण से कहें तो इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास में अपभ्रंश के साहित्य को भी शामिल कर लिया है, जो कि इस ग्रंथ की एक बड़ी कमी भी माना जाता है। अब हम बात करते हैं इस ग्रंथ के महत्व की। तो इस ग्रंथ का जो सबसे बड़ा महत्व है वह है कि इन्होंने अनेक अज्ञात कवियों को, लगभग 5000 कवियों को प्रकाश में लाने का कार्य किया और उनके साहित्यिक महत्व को प्रतिपादित किया। इतनी बड़ी संख्या में इससे पहले कवियों को प्रकाश में लाने का कोई कार्य हिंदी साहित्य के इतिहास के क्षेत्र में नहीं हुआ था। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में मुख्यतः रीतिकालीन कवियों के परिचयात्मक विवरण इसी ग्रंथ से ग्रहण किए हैं और ये बात शुक्ल जी स्वयं कहते हैं। शुक्ल जी ने अपने ग्रंथ में लिखा है कि रीतिकालीन कवियों के जो परिचयात्मक विवरण हैं वह मैंने प्रायः मिश्र बंधु विनोद से लिए हैं। तो मिश्र बंधु विनोद के जो रचनाकार हैं मिश्र बंधु जी, उन तीनों भाइयों का इन्होंने उन्हें उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हुए श्रेय दिया है। शुक्ल जी ने मिश्र बंधुओं को उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि 5000 कवियों को यदि ये प्रकाश में लाने का एक बड़ा कार्य कर सके हैं तो उसके पीछे इनका उत्साह और इनका परिश्रम ही है। इसलिए इन्हें मिश्र बंधुओं को शुक्ल जी ने उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ता कहा है। कवियों के महत्व का प्रतिपादन तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर इन्होंने किया है और उनकी श्रेणियां भी निर्धारित की हैं। यदि हम बात करें हिंदी नवरत्न की, तो हिंदी नवरत्न में मुख्यतः 9 कवियों का इन्होंने आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया है और उन 9 कवियों की आलोचना करते हुए इन्होंने वृहत्त्रयी, मध्यत्रयी और लघुत्रयी में उन्हें विभाजित भी किया है तुलना करते हुए। तो तुलनात्मक अध्ययन पद्धति के आधार पर हिंदी साहित्य के इतिहास में जो नई पद्धति इन्होंने एक प्रचलित की है उसका भी बड़ा महत्व है।
इतिवृत्तात्मक लेखन सर्वप्रथम मिश्र बंधु विनोद में हुआ है। तो इतिवृत्तात्मक लेखन का मतलब है कथा के रूप में। तो कवियों के जो जीवन परिचय हैं वो कथात्मक रूप से इन्होंने दिए हैं। इन्होंने प्रथम संस्करण में आरंभिक काल में 19 कवि माने हैं, बाद में 75 कवियों को स्थान दिया। ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है, नहीं परीक्षाओं में पूछी जाती है ऐसी कोई बात। नामवर सिंह जी ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहा है। तो क्यों पंचांग कहा है? क्योंकि पंचांग आप देखें, जैसे कैलेंडर होता है एक, और उसमें तिथियां अंकित होती हैं। हम 1 जनवरी से लेकर के और 31 दिसंबर तक की तिथियों को उसमें देख लेते हैं। उसी प्रकार यदि आप एक कवि को एक शब्दकोश की तरह से यहाँ देखना चाहते हैं तो आपको सहज रूप से उपलब्ध हो जाते हैं। तो नामवर सिंह जी ने मिश्र बंधु विनोद को साहित्य का पंचांग कहा है। अब बात करते हैं इस ग्रंथ की कुछ कमियों की। तो कमियां तो बहुत सारी रहती ही हैं, लेकिन जो 2 मुख्यतः कमियां इसमें निकल के आती हैं वो ये हैं कि इन्होंने एक परिवर्तन काल नाम का एक अलग से वर्ग बनाया है 35 वर्ष का, जबकि प्रत्येक काल का जब साहित्य अगले काल में प्रवेश करता है तो कुछ न कुछ परिवर्तन से नवीन काल का उदय ही होता है। तो यहाँ अलग से केवल अलंकृत काल और वर्तमान काल के बीच में परिवर्तन काल की एक अलग से वर्ग बनाना जो अनेक विद्वान हैं उन्हें यह बहुत बात उचित प्रतीत नहीं होती है। इसके अलावा जो दूसरी कमी जो है विशेष, वह है कि इन्होंने काल विभाजन में केवल एक नाम अलंकृत काल नाम ही केवल प्रवृत्ति के आधार पर प्रयोग किया है। बाकी जो नाम आप देखें तो उनसे प्रवृत्ति का बोध नहीं होता है, चाहे तो आरंभिक काल नाम से, चाहे माध्यमिक काल नाम से, और चाहे वर्तमान काल नाम से कविता की प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। लेकिन ये एक काल ऐसा है जिससे कविता की प्रवृत्ति का बोध होता है। तो एक नाम प्रवृत्ति के आधार पर दिया है, शेष नाम विकासवादिता के आधार पर है। यह भी एक सामान्य कमी इस ग्रंथ की मानी जाती है। और अंत में हम बात करते हैं रामनरेश त्रिपाठी की। रामनरेश त्रिपाठी ने 1917 में कविता कौमुदी के 8 भागों की रचना की। हालांकि पहला भाग ही 1917 में प्रकाशित हुआ था और बाद के जो भाग हैं वो बाद में प्रकाशित हुए थे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि 1917 से कविता कौमुदी की रचना की शुरुआत हो गई है। तो यह जो कविता कौमुदी है इसके 8 भाग हैं। इसकी रचना इन्होंने की है 1917 में। इस ग्रंथ में इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला और संस्कृत की लोकप्रिय कविताओं, जो जनमानस में उस समय लोकप्रिय थी, ऐसी कविताओं, ऐसे विवाह गीतों, सोहरों और ग्राम गीतों का, यहाँ से ग्राम गीतों का जो प्रश्न है ये कई बार पूछा गया है परीक्षाओं में। आरपीएससी 2nd ग्रेड में लेक्चरर में ये प्रश्न पूछा गया है कि किस रचना में ग्राम गीतों का संकलन किया गया है। तो ग्राम गीतों का संकलन 5वें भाग में, जो इसका कविता कौमुदी का 5वां भाग है, उसमें संकलन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि रात रात भर बैठ करके गाँवों में इन्होंने गीतों को सुना है और उन गीतों को इन्होंने संकलित करने का प्रयास किया है। तो पहले जो 2 भाग हैं जिसमें इन्होंने हिंदी के कवियों का संकलन किया है, उसमें इन्होंने पहले भाग में तो भारतेंदु से पहले के 89 और दूसरे भाग में आधुनिक काल के भारतेंदु के बाद के 49 कवियों की रचनाओं का इन्होंने विवरण प्रस्तुत किया है। तो इस तरह से यदि देखा जाए तो यह इतिहास की दृष्टि से देखा जाए तो इतिहास ग्रंथ नहीं है, लेकिन फिर भी चूंकि आगे आने वाले जो इतिहासकार हैं उन्होंने इनके ग्रंथों से इतिहास के लिए सामग्री ग्रहण की है। शुक्ल जी ने ही इनको श्रेय देते हुए अपने ग्रंथ में इनके प्रति आभार व्यक्त किया है। तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाते हैं, चाहे वो श्याम सुंदर दास हों और चाहे वो रामनरेश त्रिपाठी हों। इनके ग्रंथ इतिहास ग्रंथ की तरह से नहीं लिखे गए हैं, यही इनके ग्रंथ की सबसे बड़ी कमी है। लेकिन महत्व यह है कि इन्होंने बड़े लंबे समय तक साहित्य के इतिहास की खोज करते हुए, साहित्य की रचनाकारों की और उनकी रचनाओं की खोज करते हुए इन्होंने अपने जीवन का एक बड़ा समय बिताया है और उनकी रचनाओं का संकलन इस तरह से प्रस्तुत किया है कि वो एक अमूल्य निधि के रूप में आज हमारे सामने प्रस्तुत हैं, आज हमारे बीच में संरक्षित हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा हमारी यहीं समाप्त होती है और हमारे पिछले वीडियो के लिंक आपको अंत में दिए जा रहे हैं। धन्यवाद।